Hello everyone, welcome again. My topic is concept of probability, and last session I was defined a lot of things about the probability and define just like what is the probability, how to define the probability and chances, the possibility is there. Different type of the events, mutually exclusive events, independent events, exhaustive, equilike events, and different type of approaches. Some part we also cover in a theorem, just like an additional theorem. So last time the probability is revise a so again we revised a lot of things about the probability. Probability, the chance is very commonly used in every day, and we say probability is defined as the expression of likelihood or chance of occurrence of that event. So number of what is the main formula of the probability is number of way of achieving success upon the total number of possible outcome is there. Basic probability concept is there. If we talk about the experiment, random experiment, so experiment is where we define the particular output. Two or more output is coming in an experiment, that is called the experiment, but it is a controlled environment. But it happen on the controlled environment, but random experiment is not be a controlled environment, is not be under control condition is there. Possible outcomes and different type of event we studied in the last time. Just like in a simple elementary event, what is a sample space, number of outcome is called be a sample space. And also define a favorable events. Mutually exclusive event is the most important part of the probability when we solve the different type of questions in the probability is. So again I revise that mutual exclusive event is happen when two events are said to be mutual exclusive. टॉकिंग अबाउट द टू इवेंट्स, जब दो इवेंट तभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएंगे जब एक इवेंट हो रहा है और दूसरा इवेंट नहीं होगा, एक इवेंट होने की वजह से दूसरा इवेंट ना हो, तो दैट इज कॉल्ड बी अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और ये दोनों इवेंट एक ही ऑब्जर्वेशन के टाइम में हो, जस्ट लाइक एन एग्जांपल ऑफ कॉइन। जब कॉइन को हम टॉस करते हैं तो दो ही आउटकम्स होते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। सो अगर हेड आता है तो टेल नहीं आ सकता, अगर टेल आता है तो हेड नहीं आ सकता। सो दैट एग्जांपल ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और कई सारे क्वेश्चन हमारे इसी बिहार पे होते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है कि नहीं है, नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, किस तरह का है ये चीज़। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या, जब दो इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, दोनों अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं, एक किसी इम्पैक्ट नहीं आता होने का, तो दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट जब एक इवेंट के होने की वजह से दूसरा इवेंट पे इफेक्ट आए, तो दैट इज कॉल्ड भी डिपेंडेंट इवेंट्स। तो नंबर ऑफ एग्जाम्पल ऑल्सो आई डिफाइन इन लास्ट टाइम, तो वो चीज़ें अगेन आई यू रिवाइज इन लास्ट वीडियोज़। सो जहाँ पे हम बात कर रहे थे डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ द प्रोबेबिलिटी, दैट इज अ क्लासिकल अप्रोच वेयर डिफाइन इन अ गेमिंग प्रॉब्लम्स देयर। गैम्बलिंग में जस्ट लाइक इन कार्ड्स में हम लोग करते थे इन टर्म ऑफ द लूडोज, इन टर्म ऑफ द टॉस द कॉइन्स ऑल्सो, दैट इज अ। सो यहाँ जो हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ करते थे, दैट इज अ नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइक केसेस। इसके बाद जो आपके नंबर ऑफ इसके बाद हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी ऑफ एम्पेरिकल स्टडी जिसको बोलते हैं, जिसमें हम डिफरेंट जो हमारा ये अप्रोच था वो पास के बिहेवियर के बिहार पे हम जो भी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते थे, उसके बिहार पे हम जो हमारी प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई होती थी वही हम यहाँ पे भी डिफाइन करते थे। तो ये भी चीज़ें हमने लास्ट टाइम में स्टडी कर ली थी ऑलरेडी। और सब्जेक्टिव अप्रोच इज बेसिकली पर्सनल बिलीफ के बेस पे होता था, पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे होता था। इट डिफाइन द रिफ्लेक्ट द पर्सनल डिसीजन इज अ पर्सनैलिटी टाइप ऑफ डिसीजन। तो इस पर ही बात हुई थी कि सब्जेक्ट रिलेटिव हम जो वेटेज होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। एग्जॉम अप्रोच को मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया था कि सर्टेन एग्जॉम बनाए थे और जर्मन साइंटिस्ट ने, और वो एग्जॉम इन्होंने डिफाइन भी किए थे, जैसे पी ए यूनियन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। तो यही सब चीज़ों को मिला के हमने डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस पढ़े। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था दैट इज अ थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें थी जैसे थ्योरम और प्रोबेबिलिटी में एडिशनल थ्योरम था वो बेसिकली दो चीज़ों पे था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे वो कह रहा था कि जब दो इवेंट हो रहे हैं, जब टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मींस एक इवेंट के होने पे दूसरा इवेंट नहीं होगा, तब हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है, या ए और बी दोनों कोई भी इवेंट आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी। मतलब हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेंगे तो या तो ए आए या बी आए, तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी में हम
जो एडिशनल थ्योरम बोलते थे। तो इस पे एक एग्जाम्पल भी था कि एक बैग में 4 वाइट बॉल हैं, 3 ब्लैक बॉल हैं और 5 रेड बॉल हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल और रेड बॉल एट अ रैंडम इन अ सिंगल ड्रॉ। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी बनाई थी कि एक ही ड्रॉ में वाइट और रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बहुत ज़्यादा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि वाइट अलग है, रेड बॉल अलग है, तो अलग अलग चीज़ें हैं, और एक ही सिंगल ड्रॉ में निकालना है तो दूसरा इवेंट होना ही नहीं है। तो सिंगल ऑब्जर्वेशन की बात होती है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल बॉल्स थी 4+3+5, तो मतलब ये आपकी हो गई 12 बॉल्स थी। तो अगर हम बात करते हैं कि एक वाइट बॉल आ जाए, तो एक वाइट बॉल आने की, क्योंकि वाइट बॉल और रेड बॉल की बात हुई, तो वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/12, तो 4/12 हो गई। ये नंबर ऑफ फेवरेबल आइटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, तो 12 है। ठीक है। और अगर हम बात करें रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड कितनी है आपकी 5 रेड बॉल है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी 5/12 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी हमारा एडिशनल थ्योरम क्या बोलता है, दोनों को ऐड करने का। तो 4/12 प्लस 5/12 मतलब या तो वाइट आए या तो रेड आएगी, जो भी आएगा आइदर रेड और आइदर वाइट, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9/12 होगी। इस केस में तो जब हमारी दो प्रोबेबिलिटी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तब तो हमारा ये सीधे फॉर्मूला है। जब हमारे दो इवेंट नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट पे इम्पैक्ट डाल रहा है, तो यहाँ पे जो आपकी प्रोबेबिलिटी का थ्योरम हो जाता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। एंड का यहाँ पे मतलब होता है इंटरसेक्शन, या और का मतलब यहाँ पे यूनियन का टर्म होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका फॉर्मूला बनेगा ये है। इस पे एक एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे एंड का मतलब है कि दोनों के साथ में होने की पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है, मतलब ए और बी के दोनों के साथ में होने की पॉसिबिलिटी क्या है। तो जैसे दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ने क्या किया, इंडिपेंडेंटली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ए सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4 है, और प्रोबेबिलिटी बी के सॉल्व करने की जो बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3 है। अब दोनों एक साथ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हो सकता है कि दोनों साथ में प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ए तो हमारी 3/4 है और प्रोबेबिलिटी बी हमारी 2/3 है। जब दोनों के साथ में करने की प्रोबेबिलिटी आएगी तो दोनों का इनटू हो जाएगा। तो ये देखिए आप क्वेश्चन में देखिएगा, ए की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, 2/3 है, तो 3/4 प्लस 2/3 और दोनों के साथ में 3/4 इंटू 2/3। तो जो हमारा टोटल हमारा जो प्रोबेबिलिटी आई, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 11/12 है। अब वो कोई भी कर ले, चाहे ए कर ले चाहे बी कर ले। तो ये इस तरह से हमारा होता है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इज डिफाइंड इन द अंदर वे, नॉट अ एडिशनल। इसमें कहता है कि नंबर ऑफ सक्सेसिव इवेंट होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग सक्सेसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज निकालते रहते हैं, प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम माने कि दो इवेंट हैं ए और बी आर, दोनों ही इंडिपेंडेंट है, और दोनों के मतलब इक्वल है चांस की दोनों के प्रोबेबिलिटीज, दोनों के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटीज आएंगी। तो जब हम दोनों की बात करते हैं ए और बी आने की, तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे दो टॉस हमने इन 2 टॉस, एक फेयर कॉइन में हमने दो टॉस किए, तो दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें। तो पहली बार जब टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, जब दूसरी बार टॉस किया तो 1/2 है। अब दोनों बार आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है हमारा सीधे सीधे फॉर्मूला ये हो जाएगा पी ए इंटू बी। तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। तो दैट डिफाइन इज अ मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी सिर्फ डिफाइन करता है जब आपके इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मल्टीप्लिकेशन आदम उस चीज को फोकस करता है कि जब आपके इवेंट्स क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है कि जब आपके एप्लीकेशन, जो आपके इवेंट्स हैं वो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है एक इवेंट दूसरे इवेंट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा है। तो जब डिपेंडेंट इवेंट्स है तो हम क्या करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जैसे हम मान लेते हैं दो इवेंट है ए और बी हैं, दोनों डिपेंडेंट है। तो बी अकर ओनली व्हेन ए इज नोन टू हैव टू अकर। बी तभी होगा जब ए हो चुका होगा, या क्या होगा कि ए तभी होगा जब बी हो चुका होगा। तो यहाँ पे बी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। मतलब बी के होने की प्रोबेबिलिटी तब होगी जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकरिंग व्हेन ए हैज अकर्ड, मतलब ए हो चुका है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा उसी तरह पी ए बाई बी को रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड। तो बी हो चुका है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए के होने की प्रोबेबिलिटी। तो जब ए अपॉन बी की बात करेंगे तो ए अपॉन बी का जो फॉर्मूला होगा पी ए बी अपॉन पी बी। ठीक है, पी बी हो जाएगा। और पी जब पी बी ए की बात करेंगे मतलब ए ऑलरेडी हो चुका होगा, तो आपका पी ए बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, तो मतलब बी ए हो चुका है तब बी की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो पी बी भी लिख सकते हैं, और बी हो चुका है तो ए लिख सकते हैं। तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है पी ए बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। जनरल एक मल्टीप्लिकेशन
टर्म है, इज अ कंडीशनल थ्योरम है। तो आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा पी ए एंड बी इजकल टू पी बी अपॉन पी ए अपॉन बी। पी ए अपॉन बी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा बी हो चुका है तब ए की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा ए हो चुका है तब बी की प्रोबेबिलिटी। तो इसको एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं कि एक बैग में 5 वाइट बॉल है और 3 ब्लैक बॉल है, तो दोनों बॉल के ड्रॉ कर रहे हैं हम वन आफ्टर वन अदर, मतलब एक एक इवेंट हो रहा है तो उसके बाद दूसरा इवेंट होगा, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। तो आफ्टर, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बोथ बॉल्स आर ड्रॉन और ब्लैक, तो दोनों बॉल ब्लैक हों इस पे प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल बॉल अगर देखेंगे 5 + 3 + 8, 8 और आपकी 8 बॉल्स हैं और 2 बॉल रैंडम करनी है हमें, एक के बाद एक निकालनी है। तो पहली बार में जो आपके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी, मतलब 3 ब्लैक बॉल हैं और टोटल 8 ब्लॉक हैं तो 3/8। और जब हम बात करेंगे जब दूसरी बार में निकालेंगे, क्योंकि एक बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है, तो हमारी कितनी बॉल हो गई, 7 बॉल हो गई। और दूसरी बार में भी कह रहा है कि वो ब्लैक बॉल ही हो, तो 3 में से एक बॉल निकल चुकी है तो दूसरी बॉल क्या होगी, 2/7। तो 2/7 आपके अब गया। तो B/A का मतलब है कि A पहले हो चुका है, मतलब एक ब्लैक बॉल निकल चुकी है और उसके बाद हम दूसरी बार बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/7, तो 2/7 दोनों का इंटू कर दिया, 3/28 आ गया। तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिपेंडेंट इवेंट्स का है कि जब एक दूसरे पे डिपेंड करती है तब हम किस तरह से निकालते हैं। निकालने का मतलब ये है कि हम अलग अलग ना निकाल के कंडीशंस के बेस पे हम सॉल्व करते हैं। ओके जो बे थ्योरम है, जो नेक्स्ट हमारी थ्योरम है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी, दैट इज अ बेस थ्योरम। बेस थ्योरम को हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इनवर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है कि प्रोबेबिलिटीज कैन बी रिवाइज्ड। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रिवाइज होती हैं जब रैंडम एक्सपेरिमेंट, जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है रैंडम एक्सपेरिमेंट से तब। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, जिसमें हम कंप्यूटेशन करते हैं अननोन प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में, और जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके एक्सपेरिमेंट या पास रिकॉर्ड से, वो हमारे रिजल्टेंट तो उससे हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बिहाफ पे हम डिसीजंस लेते हैं फॉर अ न्यू सैम्पल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि बिजनेसमैन क्या करता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बिहाफ पे वो अपने पर्सनल बिलीफ या पास्ट हिस्ट्री के बिहाफ पे वो डिसीजंस लेते हैं। तो रिवीजन ऑफ द प्रोबेबिलिटी अराइज फ्रॉम द मेक अ बेटर यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल। तो जो रिवीजन होता है प्रोबेबिलिटी का वो बेटर यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है। प्रोबेबिलिटी जो असाइन होती है बेस ऑफ पर्सनल एक्सपेरिमेंट बिफोर ऑब्जर्विंग द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड प्रायर प्रोबेबिलिटीज। जब भी किसी घटना के होने से पहले ही हम अपने पर्सनल बिलीफ के बिहाफ पे हम जो प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं, दैट इज अ प्रायर प्रोबेबिलिटीज। तो जो एग्जांपल है, जैसे पास सेल का रिकॉर्ड है, तो वही चीज़ें हम जैसे देख रहे हैं कि 50% इंक्रीज हो रहा है हर साल, तो हम ये मान के चलते हैं कि दैट इज 50% इंक्रीज इस ईयर भी होगा। तो दैट इज अ प्रायर प्रोबेबिलिटीज, हम जो मान के चल विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट आउटकम्स हम जब देख रहे हैं, तो उसके भी यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो व्हेन द प्रोबेबिलिटीज आर रिवाइज्ड विद द यूज ऑफ बेस रूल, दे आर कॉल्ड अ पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। जब हम प्रोबेबिलिटी को रिवाइज करते हैं बेस्ड रूल के अकॉर्डिंग, तो दैट इज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ये बहुत यूजफुल होती है सॉल्विंग अ प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम इन लाइट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जब हम कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करते हैं तो इनको चीज़ों को निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। So thus probability of the theorem has been mainly because of usefulness in revise a set of old probabilities। जो भी ओल्ड प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसमें हम उसको यूज़फुल को निकालने के लिए इसमें होता है। तो जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है उसके बिहाफ पे हम नई प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो उसके एक एग्जांपल है, जैसे एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम दैट अ फैक्ट्री हैज़ अ 2 मशीन। फैक्ट्री में 2 मशीन है। पास रिकॉर्ड शो द मशीन 1 प्रोड्यूस 30% ऑफ द आइटम ऑफ द आउटपुट। जो हमारा पास रिकॉर्ड है उसके भी यहाँ पे देख रहे हैं कि मशीन 1 जो है वो 30% ऑफ द आइटम ऑफ आउटपुट निकालती है, ठीक है। एंड मशीन 2 प्रोड्यूस करती है 70% ऑफ द आइटम, और मशीन 2 क्या करती है आपकी 70% ऑफ द आइटम करती है। तो फर्दर 5% ऑफ आइटम प्रोड्यूस बाई मशीन 1। फिर क्या होता है कि 5% का जो आइटम होता है वो मशीन 1 डिफेक्टिव है। जो 5% ऑफ द आइटम प्रोड्यूस बाई मशीन 1, जो मशीन 1 जो प्रोड्यूस करी उसका 5% पार्ट जो है वो डिफेक्टिव है। ओनली 1% प्रोड्यूस बाई मशीन 2 वर डिफेक्टिव। और ये कह रहा है कि मशीन 2 जो डिफेक्टिव पार्ट बनाती है वो ओनली 1% है, तो डिफेक्टिव है ओनली 1% है। तो इफ़ अ डिफेक्टिव आइटम इज ड्रॉन एट अ रैंडम, अगर कोई भी डिफेक्टिव आइटम ड्रॉ किया जाएगा रैंडम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिफेक्टिव आइटम वाज प्रोड्यूस बाय मशीन 1 और मशीन 2। तो ये डिफाइन किया है कि वो, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो डिफेक्टिव आइटम मशीन 1 प्रोड्यूस कर रही है या मशीन 2 प्रोड्यूस कर रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो इसमें एक्चुअली क्या है कि आपका इन अ टर्म ऑफ पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के टर्म में दे रखा है पहले ही। तो हम ये मान लेते हैं जो A1 है, द इवेंट ऑफ ड्राइंग एन आइटम मशीन 1,
A1 जो है आपकी जो इवेंट है उसमें से मशीन 1 प्रोड्यूस करी, A2 है जो मशीन 2, इवेंट ऑफ ड्राइंग एन आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन 2, तो मशीन 2 प्रोड्यूस कर रही है, यहाँ पे मशीन 2 होगा। बी जो इवेंट है, ड्राइंग आ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस आइदर बाय मशीन 1 और मशीन 2, जो बी वाला ऑप्शन है वो ड्राइंग है कि डिफेक्टिव आइटम कितना निकल रहा है, ठीक है। तो प्रोड्यूस का टर्म में अगर देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक थोड़ा सा इस सम में अगर देखा जाए, इस सम को अगर देखने के लिए करें तो हमारा क्या होगा, तो हमारा यहाँ पे दो टर्म है, एक डिफेक्टिव टर्म का टर्म है और एक हमारा मशीन 1 का मशीन 2 का डिफेक्टिव आइटम है और प्रोड्यूस। अब देखते हैं कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या आ रही है। पहली इन्फॉर्मेशन हमारी आ रही है कि मशीन 1 कितना बनाता है, 30% बनाता है, मतलब 0.30 प्रोबेबिलिटी है, और मशीन 2 कितना बनाते हैं, 70% ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है एडिशनल, हमारे पास क्या है एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि जो डिफेक्टिव वाला है, तो A1 से जो आइटम A1 मशीन से कितना परसेंट डिफेक्टिव मिल रहा है, 5%, मतलब 0.05, और A2 से कितना डिफेक्टिव मिल रहा है, 1.1, ठीक है। तो हमने क्या किया, इवेंट दोनों देख लिए, इवेंट्स हमारे क्या आते हैं, प्रायर इन्फॉर्मेशन की प्रायर प्रोबेबिलिटी 0.30, 0.70, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या निकली, हमारी जो डिफेक्ट निकला 0.5, 0.05, 0.1 है, ठीक है। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, कितनी हो गई, 30 इंटू 0.0, 0.5 हो गई, 70 का आपका 007 हो गया, ओके। तो प्रोसीजर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, मतलब ये कह रहा है कि अगर मशीन 1 से अगर आपकी प्रोबेबिलिटी, मशीन 1 से आपका अगर डिफेक्टिव आइटम निकलता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आप देख रहे हैं कि टोटल जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.002 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.05 से 002 का कर देंगे तो 0.682 आएगा, ये 0.07 करेंगे तो 002 आएगा, तो 0.318, तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 1% आ रही है, ठीक है। ये एक टेबुलर वैल्यू बना दिया हमने, प्रायर प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर उसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी कर लिया और उसको टोटल करके हमने डिवाइड कर दिया पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी के बेस पे। So without the additional information, we may be inclined at say that the defective item is dropped from machine to output, since the probability of A1 is equal to 70% is larger than probability of A1 is 30%. तो ये हमने देख लिया है कि 70% जो होता है वो लार्जर है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए की, ठीक है। 30%, जो हमने लास्ट में देखा कि मशीन 2 जो है वो 70% प्रोड्यूस कर रही है और मशीन 1 हमारी क्या कर रही है, 30% ही प्रोड्यूस कर रही है, तो हमने देख लिया कि लार्जर है, ठीक। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमने देखा जो डिफेक्टिव आइटम का प्रोड्यूस कर रही है मशीन 1, कितना डिफेक्टिव आइटम, 0.682 देखिए आपका डिफेक्टिव आइटम आया है मशीन A1 से, और जबकि मशीन 2 का जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.3182 है, ठीक है। 31.8%, 68.2% आपका मशीन 1 का है, मशीन 2 का आपका 31.8% है। तो डिफेक्टिव आइटम जो भी मोर लाइकली डो आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो मशीन ही कर रहा है, जो मोस्टली जो प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका देखोगे मशीन 1 ही कर रहा है, क्योंकि मशीन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है फॉर डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करने की। तो हम यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम फ्लो अगर देखेंगे कि अगर 10,000 आइटम अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं मशीन ए में मशीन 1 में, तो हमारे 30% के साथ 3,000 बनेंगे भैया, 70% के हिसाब से मशीन क्या करेगी, 7,000 प्रोडक्ट बनाएगी। और डिफेक्टिव के हिसाब से भैया अगर 5% डिफेक्टिव मशीन है, मशीन 1 प्रोड्यूस कर रही है तो 150 वो बनाएगी, और अगर 1% है तो 70 ये बनाएगी। तो मशीन 1 क्या कर रही है, वो 150 बना रही है, ज़्यादा बना रही है। तो प्रोबेबिलिटी दैट इज द डिफेक्टिव आइटम वाज प्रोड्यूस बाई 150 अपॉन 150 प्लस 70, 150 अपॉन 150। अगर मशीन 1 का देखोगे तो मशीन 1 का कितना है आपका, 150 है, ठीक है। 150 अपॉन 150 इंटू प्लस 70 हो गया आपका, 70 आपका ये चीज़ें आ गई हैं, तो ये आपका कितना हुआ, 0.682 हो गया, ठीक है। तो अगर मशीन 2 का देखोगे तो 70 अपॉन 150 प्लस 70, तो 70 आपका ये आ गया, तो यहाँ पे 70 आपका 0.318 है, ओके, जो भी है। तो यहाँ पे जो दो प्रोबेबिलिटी निकली है 0.682 और 0.3182 है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटीज़ है मशीन 1 और मशीन 2 की, कि प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं जिनको हम बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग समझेंगे। ये बेसिकली बेस थ्योरम का एक प्रोबेबिलिटी चांस है जिसमें पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी और प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ के बेस पे था, और इसमें यही बोला गया है कि जो हमारा क्वेश्चन था वो यही कहा था कि जो डिफेक्टिव है ओनली 1% प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हमें निकालना है
कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 1 और मशीन 2। तो यही हमें निकालना था कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी के चांसेस है कि डिफेक्टिव वन मशीन 1 कितना डिफेक्टिव आइटम बनाएगी मशीन 2। तो हमने इस तरह से किया तभी हमारा आंसर आ गया, और आपको दूसरी तरीके से करके दिखाया तो दोनों का आंसर सेम सेम आया। तो ये ऑलरेडी इज अ परसेंट ऑफ चांसेस होते हैं कि सेम बेस थ्योरम में आते हैं। तो ये एक बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया आपका, जिसको आप टेबल के फॉर्म में भी बना सकते हो, और आप नॉर्मली 1000 मान के भी कर सकते हो। 10,000 मान के आपने किया है सॉल्व, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऐसे प्रोबेबिलिटी के बेस पे देख लें जो बेसिकली हम रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं और सिंपली फॉर्म में यूज़ करके आराम से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें क्या है कि एक साइमल्टेनियसली टॉस किया गया है दो कॉइन्स का, और उसमें क्या है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, और उसमें प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई की गई है कि क्या मतलब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 टेल और नो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक्चुअली जब हम 2 कॉइन्स का टॉस कर रहे हैं तो दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कोई फॉर्म नहीं है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ही हैं ये, क्योंकि एक का इवेंट दूसरे इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब एक टॉस को टॉस होने पे दूसरा टॉस कॉइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको एक सिंपल तरीके से करते हैं, जैसे 2 हेड हैं तो मतलब 2 कॉइन्स हैं, तो आपके 4 ही टर्म आ सकते हैं, टोटल आउटपुट आपके 4 आ सकते हैं, तो हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि अब ऐसे आप बना लेंगे सैंपल स्पेस अगर बनाएंगे, मतलब सैंपल स्पेस क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब 2 हमने सिक्के उछाले, हो सकता है दोनों में हेड आए, 2 सिक्के उछाले हमने, हो सकता है एक में हेड आए एक में टेल आए, 2 सिक्के उछालने, हो सकता है एक में टेल आ जाए एक में हेड आ जाए, हो सकता है दोनों में टेल आ जाए। तो 4 ही ऑप्शन हो सकते हैं जो आएंगे जब भी हम 2 कॉइन्स को उछालेंगे। तो हमारा टोटल जो आउटपुट हो गया वो 4 हो गया, इसीलिए 1/4 हमने लिखा है। अब क्या है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भैया, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो एक ही है, तो 1/4 हो गया। कह रहा है कि एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक ही हेड आए, तो एक हेड इसमें एक हेड इसमें, तो 2/4 हो गया, मतलब 1/2 हो गया। एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कह रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब दोनों में हेड ही हो, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 होगी। एग्जैक्टली 1 टेल आए तो 1 टेल के देखिए, एक टेल इसमें एक टेल इसमें, तो 2/4 हो गया। कह रहा है कि भाई नो टेल, कोई टेल ही ना आए, तो टेल तो कोई भी नहीं आया तो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है कि सिर्फ एच में ऐसा हो सकता है कि टेल नहीं है, तो यहाँ पे 1/4 हो गया। तो दैट इज अ सिंपल टर्म यूज यहाँ ना, जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकाल के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसके भी यहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमने थोड़ा सा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के टर्म को डिफाइन किया है। अब एक कार्ड ड्रॉ किया है, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन द प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन इज अ किंग और स्पेड। ठीक है, स्पेड किंग और स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अगर देखें तो कार्ड जो ड्रॉ हो रहा है वो 52 कार्ड्स होते हैं, कार्ड जो ड्रॉ हो रहा है 52 कार्ड्स होते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करना है किंग और स्पेड। अब एक्चुअली क्या है, किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए आपके जो ये चीज़ों में कार्ड्स के टर्म में ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, कितने किंग होते हैं, कितने स्पेड्स के कार्ड होते हैं, कितने हार्ट के कार्ड होते हैं, कितने आपके डायमंड के कार्ड होते हैं, कितने क्लब के कार्ड होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली या जब भी हम कार्ड्स की बात करते हैं 52 कार्ड्स में, तो स्पेड के कार्ड 13 होते हैं, हार्ट के कार्ड 13 होते हैं, डायमंड के 13 होते हैं और क्लब के 13 होते हैं। ठीक है, और हर किसी में एक किंग एक क्वीन, एक आपका एक किंग एक क्वीन और एक आपका किंग क्वीन, और इसके अलावा एक और होता है जिसमें हम कहते हैं कि गुलाम के टर्म में भी होता है, जे आपका टर्म होता है। तो वो होते हैं, तो हर किसी में 4 कार्ड्स होते हैं स्पेशल में। वैसे नंबरिंग जो होती है वो 1 to आपकी 10 होती है, 10 होती है, बाकी 3 कार्ड्स एक्स्ट्रा होते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि जो भी हम कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं वो किंग हो और स्पेड का हो, तो एक्चुअली दैट इज अ, ये क्या है, नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, क्योंकि हो सकता है कि किंग, जो किंग हमने निकाला वो स्पेड का ही हो, तो मतलब दोनों के होने के चांसेस भी मिल रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं किंग होने के चांसेस, पहले एक चीज का निकाल लेते हैं। तो किंग होने के चांसेस कितना, अगर एक कार्ड निकालेंगे तो 4/52, क्योंकि 52 में कितने किंग होते हैं, 4 ही होते हैं, तो 4/52। अगर स्पेड का कार्ड है तो कितना हो जाएगा, 13/52, मतलब 13 स्पेड के कार्ड होते हैं तो 13/52। और ये भी एक कॉमन प्रोबेबिलिटी क्या है कि कॉमन प्रोबेबिलिटी किंग और स्पेड दोनों हो सकते हैं, किंग स्पेड में भी एक किंग होता है भाई,
तो उसका चांस कितना होगा 1/2 कॉमन। तो ये जो नॉन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है उसमें देखेंगे तो फॉर्मूला आपका होता है A यूनियन B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी B और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब दोनों के होने के चांसेस। तो यहाँ पे देखिए 4/52 प्लस 13/52 और दोनों के साथ में होने के चांसेस कितने हैं 1/52। तो जो टोटल आपका फॉर्मूला आ रहा है वो 16/52। तो हमने जो 3 इवेंट्स वाला कंडीशन है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जो आंसर है वो ये आपका 2 इवेंट्स के साथ में 3 कंडीशन का इवेंट्स अलग से चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने को मिलेंगी। इसी तरीके से एक डाइस वाली भी क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ चीज़ें हैं, जैसे बहुत सिंपल तरह से हमने सैम्पल स्पेस के टर्म में दिखा रखा है। जैसे एक डाई थ्रो कर रहे हैं हम, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो प्रोबेबिलिटी हमें गाइड करनी है कि क्या होगा। जैसे अगर डाई थ्रो करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ जो आउटकम होते हैं वो 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब कह रहा है डाई को थ्रो किया तो इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इवन नंबर तो ये होता है ना 2 4 6 आपके इवन नंबर है, तो 3 आपके इवन नंबर है। तो 3 इवन नंबर है, तीनों में से कोई भी आ सकता है, तो 3/6, क्योंकि 6 आउटकम है, टोटल आउटकम है, टोटल आउटकम तो 6 है और इवन नंबर बोल रहा है तो 3/6 मतलब 1/2। अब बोला प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, जो अपने आप में मतलब अपने आप से रिजेक्टेबल हो। तो 1 तो प्राइम नंबर माना नहीं जाता, तो 2 होगा आपका, 3 होगा और 5 होगा प्राइम नंबर, तो 3/6। अब कह रहा है कि ऐसे नंबर जो ग्रेटर देन 3 हो, तो 3 से ग्रेटर देन कितने हैं, 4 5 6 तीन ही नंबर हैं। मतलब क्या है, नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो इक्वल टू और ग्रेटर देन में मतलब 3 4 5 6 है, तो 4/6 हो गया, 2/3 आ गया। और नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, तो लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 1 2 3 4, तो 4/6 2/3 हो गया। भाई आ नंबर मोर देन 6 वाला कोई कंडीशन नहीं होता, 0 होता है तो 0 ही आएगा। नंबर लेस देन 6, तो नंबर लेस देन 6 का मतलब है 1 2 3 4 5, 4 5 है, तो 5 थे तो 5/6 हो गया। तो दैट इज अ आपकी प्रोबेबिलिटी है जिसके हम कंडीशन के बिहाफ पे निकालते हैं। तो वेरी सिंपल, हम टोटल आउटकम के बिहाफ पे सैंपल स्पेस को काउंट करके उसके बिहाफ पे फेवरेबल कंडीशन निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये थोड़ा सा आपको कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के बिहाफ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लगेगा, जिसमें आपको चीज़ें थोड़ा सा डिफाइन होंगी। इसमें क्या है कि अ बॉक्स कंटेन 9 रेड 7 वाइट और 4 ब्लैक बॉल। एक बॉक्स में 9 रेड है, 7 वाइट बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। 2 balls are drawn at a random, find the possibility that। अब 2 बॉलों को रैंडमली हमें सेलेक्ट करना है, रैंडम निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट। अब देखिए दो चीज़ें होती है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा आपको स्टेप क्लियर होने चाहिए, तो आप इसमें वीडियोस भी देख सकते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे दिया है। और परमुटेशन में क्या होता है, हमेशा अरेंजमेंट की बात होती है, और कॉम्बिनेशन में हमेशा हमें कब, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन परमुटेशन हमेशा अरेंजमेंट की बात करेगा कि ये नंबर अरेंज करिए, और कॉम्बिनेशन हमेशा सिलेक्शन की बात करेगा। तो हमें कॉम्बिनेशन कहाँ यूज़ करना है, परमुटेशन कहाँ यूज़ करना है, इट इज़ वेरी क्लियर कि कॉम्बिनेशन वहीं होगा जहाँ पे हम दो सेलेक्ट कर रहे होंगे, जब अरेंज करेंगे तो परमुटेशन यूज़ होगा। तो कॉम्बिनेशन का जो एक सिंपल सा टर्म होता है वो आपको समझना होगा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। कि कॉम्बिनेशन में फॉर्मूले वही होते हैं, टोटल नंबर आउटकम देखते हैं और फेवरेबल कंडीशन को देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे आप, बॉक्स कंटेन 9 रेड 7 वाइट और 4 ब्लैक बॉल। तो 4 ब्लैक बॉल देखेंगे तो इसमें क्या है कि अब 9 रेड है, 7 वाइट और 4 ब्लैक बॉल है, तो टोटल ब्लॉक्स आपके कितने हो गए, 16 + 4 20 बॉल्स हैं आपके पास। ठीक है, तो बोथ बॉल्स आर रेड, बोथ मतलब आप एक बॉक्स में आप 2 बॉलें ड्रॉ कर रहे हैं एट रैंडम, मतलब एक ही बार में 2 बॉलें निकाल रहे हैं, तो बोथ बॉल आर रेड हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल बॉल्स हमने देख ली 20 आ गई हैं, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ 2 बॉल्स का तो हम क्या करेंगे 20 कॉम्बिनेशन 2, मतलब टोटल आउटकम को हम ऊपर लिखते हैं और जो हमारा सिलेक्शन करना है वो 2 नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज ड्रॉइंग 2 बॉल्स आउट ऑफ 9 बॉल्स। 9 बॉल्स का मतलब है कि क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि रेड बॉल, बोथ बॉल क्या हो, रेड बॉल हो, रेड बॉल, तो रेड बॉल कितनी है 9 है, तो 9 कॉम्बिनेशन 2। ठीक है, पहले तो दो चीज़ें चल रही हैं कॉम्बिनेशन में, हमेशा दो चीज़ें चल रही हैं। पहले कि हमें 20 बॉलों में 2 बॉलें निकालनी है, और उसके बाद वो 2 बॉल जो आपकी हों वो रेड हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी निकालनी। तो इसीलिए 20 कॉम्बिनेशन 2 लिखा है, और आपका जो न्यूमेटर का टर्म है वो 9 कॉम्बिनेशन 2 लिखा हुआ है। ठीक है, पहले दो कंडीशन चल रही हैं, पहले आपको 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद वो कह रहा है कि 2 बॉल जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो रेड बॉल है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालिए।
तो दो बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, वो कह रहा है कि बोथ बॉल्स आर रेड है उसकी सेलेक्ट करें। तो पहली प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, 20 कॉम्बिनेशन टू दो बॉल सेट करने की प्रोबेबिलिटी, और वो दोनों बॉलें आपकी क्या हो, रेड हो, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी 9 कॉम्बिनेशन टू। तो जब कॉम्बिनेशन में आपने देखा ही होगा 9 कॉम्बिनेशन टू को जब ओपन करेंगे तो 9 कॉम्बिनेशन 9 आपका परमुटेशन हो जाएगा इनटू टू इंटू 7% हो जाएगा, और ये आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू 18। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18/95 आ रहा है। अब कह रहा है वन बॉल इज वाइट, एक बॉल वाइट हो। एक बॉल वाइट होने का मतलब है कि एक बॉल वाइट हो और बाकी किसी और कलर की हो। तो एक वाइट होने का मतलब है 7 कॉम्बिनेशन 1 आ जाएगा, 7 कॉम्बिनेशन 1। बाकी आपकी 13 बॉलें बची हैं, उनमें से एक बॉल सेलेक्ट होगा। तो हमेशा क्या होता है, जब दो बॉलें हो रही हैं, जब दो बॉलें अलग अलग आई हैं, तो इंटू का निशान होगा। तो 7 कॉम्बिनेशन 1 इंटू 13 कॉम्बिनेशन 1 और 20 तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9/91/190। अब ये कह रहा है कि बॉल सारा सेम कलर, बॉल सब जो हो सेम कलर की हो, मतलब 3 कलर हैं वो सेम कलर की प्रोबेबिलिटी हो। तो भाई जब भी दो बॉलें निकल चुकी हैं तो इंटू की जगह प्लस आ जाएगा। तो 9 कॉम्बिनेशन 2, 7 कॉम्बिनेशन 2, 4 कॉम्बिनेशन 2, बाकी सब सेम। तो सॉल्व करेंगे तब इसकी वैल्यू निकल जाएगी 60/3/90 की। इसी तरह 1 वाइट और 1 रेड की बॉल का कह रहा है कि 1 वाइट और वाइट, तो वही इंटू वाला साइन लगेगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 63/380 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन परमुटेशन के लिए आपको थोड़ा सा अलग से स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, यही चीज़ें हैं। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग अ फैन इज द गिवन टाइम। अब पंखा गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा हम जीरो ही मानते हैं, दैट इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, कि फैन गिरेगा, गिवन टाइम में फैन गिरेगा, ये प्रोबेबिलिटी तो हम जीरो मानेंगे। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया है कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, एक कार्ड ड्रॉ किया है 52 कार्ड्स में, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉ इन वो एस का है, रेड का है, अदर रेड और किंग, तो रेड और एंड किंग। ठीक है, तो इसमें दो ही कार्ड होते हैं, एक रेड होता है एक ब्लैक होता है। तो आधे कार्ड रेड होते हैं, आधे कार्ड ब्लैक होते हैं। तो एक कार्ड ड्रॉ किया है 52 कार्ड्स में से, तो आपके जो 21 कार्ड होंगे वो रेड होंगे, 21 कार्ड आपके ब्लैक होंगे। तो अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज ड्रॉन। अब एस का कार्ड है, एस का कार्ड क्या होता है, 4 एस के कार्ड होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52। अब रेड कार्ड है, रेड कार्ड का मतलब है आपके 26 जो होंगे, 26 आपके जो रेड कार्ड, 26 आपके रेड कार्ड होते हैं, 26 आपके ब्लैक कार्ड होते हैं। तो एक कार्ड जो आपने ड्रॉ किया वो रेड हो तो 26/52। अब कह रहा है कि आइदर रेड और किंग, आइदर रेड और किंग, मतलब आधे जो कार्ड हैं वो रेड तो होते ही हैं, तो मतलब आपके 26 तो रेड कार्ड हो गए। अब उसमें किंग भी हो रेड भी हो, तो भाई दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जैसे रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 26/52 है। किंग निकालने क्योंकि एक रेड में दो किंग होंगे, तो एक रेड में आपके दो किंग होंगे, नहीं किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52। किंग तो आपके चार होंगे ना, 52 कार्ड में आपके किंग कितने होंगे 4/52। अब वो रेड होंगे, कॉमन मतलब रेड, रेड वाले किंग निकलेंगे कितने होंगे, वो दो होंगे। तो आपका वही वाला फॉर्मूला चलेगा -2/52, तो 28/52। तो रेड एंड किंग होने की प्रोबेबिलिटी आप कह रहे हैं, रेड एंड किंग मतलब रेड, रेड भी हो किंग भी हो, तो भैया दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/52। तो दैट इज़ अ कॉमन टर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा और भी प्रोबेबिलिटीज़ के सेशन हैं, क्वेश्चन हैं, जो हम आगे सॉल्व करेंगे, देखते जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ में, दैट इज़ अ कॉमन पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़। होपफुली कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं कितना प्रैक्टिस करते हैं। सो वी कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन ऑल्सो। सो तब तक के थैंक यू क्लास, एंड होपफुली आप चीज़ को समझ में आ रहा होगा।